हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो कि मौर्य एवं मौर्योत्तर काल का दूसरा भाग है। इस वीडियो में हम आगे से देखते हैं मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था। ए है मृत्युदंड, बी है सामानों की कुर्की, सी है कारावास, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृत्युदंड। मौर्य काल में जो टैक्स की चोरी करते थे उनको मृत्युदंड दिया जाता था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। ए है अशोक, बी है हर्षवर्धन, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है हेमू। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है। ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। ए अर्थशास्त्र, बी मुद्रा राक्षस, सी इंडिका, डी वायुपुराण। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका में यह उल्लिखित है कि भारत में प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। ए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बी अशोक के शिलालेख में, सी पुराणों में, डी मेगास्थनीज की इंडिका में। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्य समाज का विभाजन जो है 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। ए है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बी है मेगास्थनीज की इंडिका, सी है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, डी है अशोक का अभिलेख। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका जो है मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, भाग एवं बलि थे। ए सैनिक विभाग, बी राजस्व के स्रोत, सी धार्मिक अनुष्ठान, डी प्रशासकीय विभाग। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्व के स्रोत। भाग एवं बलि जो थे राजस्व के स्रोत थे। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। ए एग्रोनोमाई, बी शुल्काध्यक्ष, सी सीताध्यक्ष, डी अक्राध्यक्ष। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीताध्यक्ष। मौर्य काल में भूमि कर जो था वो सीताध्यक्ष के द्वारा, सीताध्यक्ष नामक अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। ए एक देवी, बी एक धार्मिक संप्रदाय, सी एक राजकीय भूमि से प्राप्त आय, डी ऊसर भूमि। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय है। अगला प्रश्न है, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। ए समाहर्ता, बी सूनाध्यक्ष, सी अंतपाल, डी प्रदेष्टा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समाहर्ता। समाहर्ता जो था मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था। ए पौतवाध्यक्ष, बी पड़याध्यक्ष, सी सीताध्यक्ष, डी सूनाध्यक्ष। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष जो था
मौर्य युगीन अधिकारी था, यह तौलमान का प्रभारी था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। अगला प्रश्न है, वर्तमान नगर पालिका परिषद का प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है। ए नाप तौल के बांटों का निरीक्षण, बी वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना, सी जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, डी शिल्पकारों का संरक्षण। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जो है वो वर्तमान समय में भी मौर्य काल से जारी है। अगला प्रश्न है, गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया। ए कुषाण ने, बी द्रविड़ ने, सी आर्यों ने, डी मौर्य ने। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौर्यों ने जो है गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया था। ऑप्शन डी मौर्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। ए कामसूत्र, बी मानव धर्मशास्त्र, सी शुक्र नीतिसार, डी अर्थशास्त्र। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थशास्त्र में जो है परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। ए जातक, बी मनुस्मृति, सी याज्ञवल्क्य, डी अर्थशास्त्र। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनुस्मृति में जो है पुनर्विवाह वर्जित है। अगला प्रश्न है, विदेशियों को भारतीय समाज में मन द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। ए क्षत्रियों का, बी व्रात्य क्षत्रियों का, सी वैश्यों का, डी शूद्रों का। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्रात्य क्षत्रियों का। विदेशियों को मनु ने भारतीय समाज में व्रात्य क्षत्रियों का दर्जा दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यात्रियों का भारत में आगमन का सही कालानुक्रम है। एक है फाहियान, दूसरा है इत्सिंग, तीसरा है मेगास्थनीज, चौथा है वेनसांग। ऑप्शन दिया हुआ है, ए है 3-1-2-4, बी है 3-1-4-2, सी है 1-3-2-4, डी है 1-3-4-2। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3-1-4-2, यानी कि पहले 3-1-4-2, यानी कि पहले मेगास्थनीज, फिर फाहियान, फिर उसके बाद वेनसांग, फिर उसके बाद इत्सिंग भारत आया था। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट था। ए जलाओक, बी अवंतिवर्मा, सी नंदिवर्धन, डी बृहद्रथ। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बृहद्रथ जो था वो अंतिम मौर्य सम्राट था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में बूचड़ खाने का प्रभारी था। ए सूनाध्यक्ष, बी सीताध्यक्ष, सी पौतवाध्यक्ष, डी समाहर्ता। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूनाध्यक्ष जो था मौर्य काल में बूचड़ खाने का प्रभारी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। ए स्ट्रैटो द्वितीय, बी स्ट्रैटो प्रथम, सी डेमेट्रियस, डी मेनांडर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रैटो द्वितीय जो था इसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। ए बिंबिसार, बी गौतम बुद्ध, सी मिलिंद, डी प्रसेनजीत। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद जो था यह तीनों के समकालीन नहीं था। अगला प्रश्न है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया वह था। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी रुद्रदामन, डी स्कंदगुप्त। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने
सर्वप्रथम जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? ए जूनागढ़, बी भीतरी, सी नासिक, डी सांची। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जूनागढ़। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ए है गौतमी पुत्र सातकर्णी की नासिक प्रशस्ति, बी है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सी है अशोक का गिरनार अभिलेख, डी है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में जो है अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ए काठियावाड़ के रुद्रदामन के, बी अशोक के, सी राजेंद्र प्रथम के, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काठियावाड़ के रुद्रदामन के प्राचीन अभिलेख में जो है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। अगला प्रश्न है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी रुद्रदामन प्रथम। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रुद्रदामन प्रथम ने जो है बिना बेगार लिए हुए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। अगला प्रश्न है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? ए इंडो ग्रीकों ने, बी कुषाणों ने, सी शकों ने, डी प्रतिहारों ने। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुषाणों ने जो है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में जो है तांबे के सिक्कों को जारी किया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ए सातवाहन, बी शक, सी कुषाण, डी पार्थियन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुषाण। कुषाणों ने जो है प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है? ए विम कड़फिसेस, बी कनिष्क, सी नहपान, डी बुधगुप्त। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के सिक्कों पे जो है बुद्ध का अंकन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? ए कुजुल कड़फिसेस, बी विम कड़फिसेस, सी कनिष्क प्रथम, डी हुविस्क। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विम कड़फिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? ए वासुदेव, बी मित्र, सी इंद्र, डी कार्तिकेय। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कार्तिकेय। यौधेय सिक्कों पे जो है कार्तिकेय देवता का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ए 78 ईस्वी सन, बी 81 ईस्वी सन, सी 98 ईस्वी सन, डी 121 ईस्वी सन। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 81 ईस्वी सन। अगला प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? ए 178 बीसी, बी 101 एडी, सी 58 बीसी, डी 78 एडी। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 78 एडी। अगला प्रश्न है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? ए 58 ईस्वी, बी 78 ईस्वी, सी 320 ईस्वी, डी 606 ईस्वी। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? ए 57 वर्ष, बी 78 वर्ष, सी 135 वर्ष, डी 320 वर्ष।
इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 135 वर्ष। विक्रम संवत एवं शक संवत में 135 वर्ष का अंतर है। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ए 78 ईस्वी, बी 57 ईसा पूर्व, सी 72 ईसा पूर्व, डी 56 ईसा पूर्व। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, अश्वघोष का समकालीन था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त द्वितीय का, सी कनिष्क का, डी हर्षवर्धन का। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क का। अश्वघोष जो है कनिष्क का समकालीन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? ए अश्वघोष, बी चरक, सी नागार्जुन, डी पतंजलि। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। पतंजलि जो है कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? ए अश्वघोष, बी पार्श्व, सी वसुमित्र, डी विशाख दत्त। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विशाख दत्त जो है कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ए सातवाहन, बी कुषाण, सी कण्व, डी गुप्त। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कण्व। शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ए पुष्यमित्र शुंग, बी खारवेल, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, डी वासुदेव। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी को जो है वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? ए सातवाहन, बी पल्लव, सी चोल, डी चालुक्य। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में जो है सबसे प्रभावशाली राज्य जो था वह था सातवाहन। अगला प्रश्न है, सिमुक निम्न राजवंशों में से किसका संस्थापक था? ए चेर, बी चोल, सी पांड्य, डी सातवाहन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सातवाहन। सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ए पान चाउ, बी पान यांग, सी हुआंग टी, डी हो टी। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पांचाऊ। पांचाऊ चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी कुषाण वंश, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुषाण वंश। कुषाण वंश राजवंश की सीमाएं जो हैं भारत के बाहर तक फैली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुलेमित है? ए है हड़प्पा सभ्यता, इसके सामने चित्रित धूसर मृदभांड, बी है कुशाल गांधार कला शैली, सी है मुगल अजंता चित्रकारी, डी मराठा पहाड़ी चित्र शैली। इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी कुषाण गांधार कला शैली, यह सही सुमेलित है। बाकी तीनों सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कला की गांधार शैली किस राजवंश के समय में फली फूली? ए कुषाणों के समय, बी गुप्तों के समय, सी अकबर के समय, डी मौर्यों के समय। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुषाणों के समय। कला की गांधार शैली जो थी वह कुषाणों के समय में अच्छी प्रकार से फली फूली। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था? ए हिंदू मंदिर के कारण, बी हाथी दांत के काम हेतु, सी स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु, डी बुद्ध प्रतिमा के लिए। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बुद्ध प्रतिमा के लिए जो है अफगानिस्तान का बामियान जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली को क्या कहते हैं? ए शिखर,
बी वेरा, सी गांधार, डी नागर। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गांधार। भारतीय और यूनानी आकृति सम्मिश्रण शैली को गांधार शैली कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? ए मौर्य मूर्तिकला, बी मथुरा मूर्तिकला, सी भरहुत मूर्तिकला, डी गांधार मूर्तिकला। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधार मूर्तिकला में जो है सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ए यूनानी शक कुषाण, बी है यूनानी कुषाण शक, सी शक यूनानी कुषाण, डी शक कुषाण यूनानी। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनानी शक कुषाण, यानी कि सबसे पहले यूनानी आए, फिर शक, फिर कुषाण। अगला प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? ए साइरस, बी कैम्बिसिस, सी डेरियस प्रथम, डी सहार्स। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेरियस प्रथम ने प्रथम ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। अगला प्रश्न है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? ए वायु पुराण, बी विष्णु पुराण, सी मत्स्य पुराण, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में जो है आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है। अगला प्रश्न है, सातवाहनों की राजधानी स्थित है? ए अमरावती में, बी नांदेड़ में, सी नालदुर्ग में, डी दुर्ग में। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमरावती में। सातवाहनों की जो राजधानी थी वह अमरावती में स्थित थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की वास्तविक राजधानी थी? ए प्रतिष्ठान, बी नागार्जुनकोंडा, सी सियालकोट, डी पाटलिपुत्र। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिष्ठान। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी जो थी वह प्रतिष्ठान थी। अगला प्रश्न है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? ए गिरनार स्तंभलेख, बी जूनागढ़ स्तंभलेख, सी हाथी गुम्फा स्तंभलेख, सी सारनाथ स्तंभलेख। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी गुम्फा अभिलेख से जो है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ए अशोक, बी हर्ष, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी खारवेल। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खारवेल। खारवेल जो है जैन धर्म का संरक्षक था। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? ए चेद, बी कदम्ब, सी कलिंग, डी हर्यक। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चेद। कलिंग नरेश खारवेल जो था वो चेदी वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? ए विधि, बी स्थापत्य कला, सी विज्ञान, डी साहित्य। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधि। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जो था विधि के क्षेत्र में था। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।